जय श्री राम दोस्त। देखिए दोस्त, नीट छात्रा निर्भया हत्याकांड दुष्कर्म आरोपी का जब डायरी और सारा सबूत जब मिल गया तो बिहार पुलिस और डीआईजी और एसएसपी क्या कर रहा था, ठीक है। इस पे जनसुराज के कद्दावर नेता रामबली चंद्रवंशी और पूर्व आईपीएस जेपी सिंह बहुत सारे बातें उन्होंने बताई हैं जो बिहार की भविष्य के लिए हमें जनसुराज को साथ लेकर चलना होगा। आज के समय में जनसुराज के जैसा कोई कद्दावर नेता मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो अपना पूंजी सारा जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर जी ने अपना समर्पित कर दिए हैं। उनको बिहार के लोगों ने एक सीट भी नहीं दी है। तो आप लोग बिहार के लोग समझें किस बेटी की न्याय किस तरह मिलेगा और मिलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में बेटी भी सुरक्षित अब नहीं रहा। सम्राट चौधरी जी, शर्म करो। गृह मंत्री बनकर आप इस बच्ची को न्याय नहीं दिला रहे हो। बहुत दुष्कर्म की बात है सम्राट चौधरी जी, आपकी घर में पत्नी बेटी है, शर्म करो उस बात की। अगर आपकी परिवार के साथ होती तो आप क्या करते, और आज गायत्री को आप न्याय नहीं दे रहे हो। शर्म कहीं का, शर्मिंदा महसूस करो। बीजेपी को कभी नहीं अब हम वोट देंगे, कभी नहीं। और तू काला कानून यूजीसी का लाके चाहता कि निर्भया को दबा दो केस को, ये सब होने वाली नहीं है। ये स्वर्ण एकता है, स्वर्ण साथ है, स्वर्ण इसकी न्याय को लेकर रहेंगे, चाहे हम लोग को जहां तक दम लगाना पड़े दम लगा लेंगे। ये बिहार की बेटी है, पूरी भारत की बेटी है। और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से पढ़ाएं? बेटी जो पढ़ने वाली उसको तो शहीद आप लेकर चल रहे हो। हॉस्टल में जब बच्ची सुरक्षित नहीं तो आप कहाँ बच्ची सुरक्षित है? नीतीश कुमार जी जवाब दें। और ताकि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि आपके पास वीडियो सारा मैं पहुंचाऊं। पब्लिक मिरर के चैनल में आपकी स्वागत हो। अब देखें वीडियो को, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और जनसुराज का सभी पूरा टीम आपका स्वागत करता है। और आज के प्रेस वार्ता में हमारे साथ जेपी सिंह जी जो चीफ पुलिस रहे हैं और साथ ही रामबली सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस वार्ता को हम आगे बढ़ाएं, कुछ बातें कहना बहुत ही जरूरी है। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बिहार में हाल में हुई घटना जो नीट छात्रा साथ दुष्कर्म किया था, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और बिहार पुलिस का या बिहार प्रशासन का क्या रवैया रहा है इस पर, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। और जिस ढंग से आपने इस मुद्दे को उठाया, पूरे भ्रष्टाचार ने उठाया, पूरा बिहार आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता है और आगे आपसे अपेक्षा रखता है कि आप इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखेंगे जब तक इसे पूरा ध्यान नहीं मिल जाता। आज जो भी प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है कि आज सीबीआई की जांच मांग की जा रही है, ये शायद जनता को संतोष देने के लिए प्रयास किया जा रहा है और शायद इसे एक अच्छा कदम माना जाए। लेकिन साथ में ये प्रश्न भी उठता है कि आज तक बिहार पुलिस की जो कार्यशैली रही या फिर जो उनकी संवेदना रही, उसमें बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो क्या जो भी ऐसी घटनाएं घट रही है, क्या हमें सीबीआई की जांच की अपेक्षा रखनी चाहिए? क्या बिहार पुलिस कोई भी काम नहीं करेगी? या अगर ऐसे जैसा बिहार में हर रोज ऐसी कई घटनाएं घटती, हर जिले से कई ऐसे गंभीर मामले सामने आते हैं, क्या हम हर बिहार के वासियों को सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ेगी? बिहार पुलिस से कुछ भी अपेक्षा ना रखें? तो ये आज का बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी बात को आगे ले जाते हुए हम इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगी कि अभी मैं माइक रामबली सर को दे रही हूँ और इस पे वो बहुत डिटेल तरीके से और महत्वपूर्ण चीजों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। मित्रों धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता मुख्य रूप से नीट छात्रा की जो रहस्यमय हत्या हुई है उस पर हम लोग केंद्रित करेंगे। आपको मालूम है कि ये घटना 6 जनवरी को थी और आज जनवरी का अंतिम तारीख है, यानी 31 जनवरी। आज ये महीना समाप्त हो रहा है और 6 जनवरी के बाद हम लोग 16 जनवरी को
वो जो पीड़िता थी उसके घर, उसके गांव हम लोग गए थे। यानी जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज का एक बहुत बड़ा कारवां वहां पर गया। अगर वो प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के टीम शायद वहां नहीं जाती, वो गांव में जहानाबाद का गांव था, पतियामा, सागरपुर पतियामा जो है, वहां से 15 किलोमीटर दूर, वो गांव में अगर जन स्वराज की टीम और प्रशांत किशोर स्वयं नहीं जाते तो शायद ये घटना कहीं न कहीं दब गई होती। ये हम लोग का भी मानना है और प्रेस लोगों को भी पता होगा कि ये घटना को किस तरह से दबाए, शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस को सब कुछ बरामद हो गए, डायरी बरामद हो गए, मोबाइल बरामद हो गए, और कब वो लड़की आई थी यहाँ पर, सारे कुछ जब बरामद हो गए, फिर बिहार की पुलिस आखिर इतने दिनों तक हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई होती। हम लोग के जाने से एक फायदा ये हुआ कि एसआईटी का गठन हो गया 16 तारीख को ही शाम में, और 15 तारीख को रात में जिस तरह के पुलिस के अफसरानों ने इस घटना को सुसाइडल केस मान करके उस लाइन पर चल रहे थे, उसके बाद सबसे पहले पीएमसीएच ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया मेडिकल बोर्ड ने, उससे उजागर हुआ कि यह सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, और बहुत सारी बातें जख्म का, नाखून का वगैरह वगैरह चीजें सामने आई। लेकिन उसके पहले जब वो छात्रा पीड़ित थी और कई दिनों तक हॉस्पिटल में थी, 2 जगह हॉस्पिटल में गई थी, एक डॉक्टर स्वामी सहजानंद जी के यहाँ और दूसरे सहजानंद जी के बाद वो प्रभात मेडिकल मेमोरियल मेडिकल में, या दोनों जगह पर डॉक्टरों ने क्या वह जख्म वह उस तरह की स्थितियां नहीं देखी थी। उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी, थाना प्रभारी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह घटनास्थल पर जाए और तत्काल घटनास्थल पर जितने एग्जिबिट थे, जितने प्रमाण थे, उस सबको सुरक्षित रख सके। लेकिन पुलिस उल्टा कर रही थी। इसका मतलब 16 तारीख के भी हमने उसी गांव में पतियावा में अपना प्रेस के माध्यम से ध्यान दिया था कि इसमें बहुत बड़े रसूखदार के हाथ है, बहुत बड़े सफेद पोश का हाथ है। इसलिए पुलिस इस घटना को दबा रही है और उसकी तार कहीं न कहीं बड़े लोगों तक जाती है। नहीं तो जब आप समझ सकते हैं कि बिहार के डीजीपी नतमस्तक है, बिहार का आईजी बौना हो गया, और बिहार के एसएसपी से लेकर के जितने नीचे के हुक्मरान हैं पुलिस के, ये सब मौन धारण बैठे हुए हैं। अब जब एसएफएल का आ गया रिपोर्ट कि वहां पर स्पर्म मिले हैं, मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कि वह सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और उसके बाद पुलिस के सबसे बड़ा ऑफिसर बिहार का डीजीपी लगातार यह नाटक का प्रयास करने में लगा हुआ है कि उन परिजनों को मना करके यह कहवा सके कि यह सुसाइड कर ली है लड़की। आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों को कितना दिक्कत हो रही होगी इस बात को समझने में। और आज बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार, जो यह मुरेठा नेता थे, मुरेठा बांध करके कहते थे कि बुलडोजर है मैन है यहाँ के बिहार के लिए, गृह मंत्री तथा कथित सम्राट चौधरी जी आज क्या कर रहे हैं भाई? इतने दिन हो गए लेकिन आज भी कंक्लूजन पर बिहार की पुलिस नहीं पहुंची। और सीबीआई की मांग किसने किया? अभी तक शायद किसी ने सीबीआई की मांग नहीं किया था। सीबीआई की मांग इसलिए अपने से ऑफर कर रहे हैं, इसलिए कि देख रहे हैं कि अब जब उनके परिजन तैयार नहीं हो रहे हैं इसको सुसाइडल केस मानने के लिए, उन हल्ला कर रहे हैं और अपराधी के तरह उनको छेका गया। पुलिस के अफसरों ने बेउर के पास उनको छेक करके कहा कि सम्राट चौधरी से मिलना है। आप बताइए तो इस तरह जिस परिवार में, जिस परिजन में इस तरह की घटना हुई हो और उसके परिजनों को पुलिस छेक करके वहां से बेउर जेल से कहते हैं कि सम्राट चौधरी से मिल लीजिए। आप डीजीपी के यहाँ मिलने जाते हैं तो कहा जाता है कि अकेले अकेले मिलिए। अब उनके परिजन अकेले पिताजी जाते हैं, पिताजी के बाद माँ चली जाती है जबरदस्ती, माँ के साथ और परिजन है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। और लबो लुबाब उसका क्या था? रात में भी डीजीपी के बुलाने का लबो लुबाब यही था कि आप कह दीजिए कि आपके बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, आप कह दीजिए, मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड की है। तो इतने एसएफएल रिपोर्ट के आने के बाद, एफएसएल और उसके बाद मेडिकल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस के इस तरह का रवैया रहेगा तो इसका मतलब है कि पुलिस जो है बिहार की जनता के सामने शर्मसार हो रही है।
और जब तैयार परिजन नहीं हुए तब कहते हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट दे देंगे, सीबीआई को हवाले कर देंगे। वो भी सम्राट चौधरी के ट्वीट के माध्यम से। यह मुख्यमंत्री पता नहीं किस तरह से मुख्यमंत्री दिन ब दिन इनकी गिरावट होते जा रही है। इतनी दर्दनाक हादसे पर भी, इतनी बड़ी घटना पर भी चुपचाप मौन रह रहे हैं। और ये घटना पहली नहीं है, इस तरह की घटना हर दिन लगभग हो रही है। और जब फेरिस्त का इसका पता करेंगे तो पता चलेगा कि एक महीना में दर्जनों इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार इसको भक्षक रक्षक है वही भक्षक बनने का काम कर रही है। पुलिस पर से लोगों को भरोसा उठ जाएगा। इतनी बच्चियां जो पढ़ती है पटना में, यह किसी जाति विशेष और पार्टी विशेष की बात नहीं है, यह वह निर्दोष बच्चियों के साथ सवाल है। और ये पूरे बिहार की जनता और आज जनसुराज भी आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से अपने को स्थापित कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतनी बड़ी हादसा के बाद आपकी पुलिस चुप गया है। आप कहते थे कि हमारी पुलिस स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस का जो रवैया है आप और हम सभी देख रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है। कोई न कोई इतना बड़ा रसूखदार है, उसके इशारे पर सरकार जो है पुलिस को हथकंडा बना करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह मामला दबेगा नहीं। बिहार के 14 करोड़ लोगों को झकझोर दिया है और बहुत निकट भविष्य में बिहार के सड़कों पर आंदोलन दिखाई देगा। और वह आंदोलन से सरकार भी जो है सत्ते में आ जाएगी, सरकार खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस की रवैया बिल्कुल ढुलमुल है और रफा दफा करने की साजिश चल रही है। शुरू से लेकर के अभी तक किसी पर सिर्फ कार्रवाई की गई है 2 पुलिस हुक्मरानों पर। वो 2 पुलिस हुक्मरान वहां के थाना प्रभारी और कदम वहां के कौन झा जी है। इसके अलावे आज तक जो वहां से मनीष रंजन जी बंद थे जेल के अंदर, कभी पुलिस ने उनको क्या कहते हैं रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने की कोशिश की? नहीं की। जो अग्रवाल का बेटा था उससे पूछताछ करने की कोशिश की? नहीं की। डॉक्टर जो है किस तरह का बयान देता है, डॉक्टर सतीश, आप लोगों ने भी देखा होगा, लगता है कि कोई गुंडा बयान दे रहा है। किसके इशारे पर बयान दे रहा है, किसके सहारे पर वो बयान दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? इसका मतलब कि पूरा बिहार का पुलिस, पूरा बिहार की सरकार इन लोगों के पीछे है और इन लोगों का हाथ है इस रफा दफा करने में। अगर ये रवैया रहा तो आने वाला बिहार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाएगी। बिहार में किसी बच्चे को इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और बाकी बात हमारे जेपी बाबू कहेंगे, जिनसे मैं आग्रह करता हूं कि थैंक यू सर। नमस्कार साथियों। सर सवाल का जवाब ही सवाल क्योंकि पूरा निष्कर्ष तो सामने आ गया, सवाल का जवाब ही देंगे। क्योंकि वही सवाल उठने का क्या दिल्ली की कभी रिपोर्ट आ गई है, दिल्ली रिपोर्ट में जो आरोप नहीं है, किसी का डीएनए सैंपल मैच नहीं। देखिए, जैसा कि प्रोफेसर रामबली जी ने अभी बताया कि बिहार पुलिस का रवैया ढुलमुल है और वो केसेस को रफा दफा करने का प्रयास कर रही है। अगर सभी लोगों का डीएनए लिया जाएगा जो उसमें संलिप्त रहे हैं, तभी तो डीएनए होगा। 10 न 100 निर्दोष लोगों का डीएनए ले लिया जाए तो वो तो डीएनए मैच करेगा ही नहीं। तो जिस तरह से घटना चक्र हुआ है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, शुरू से ही बिहार पुलिस का रवैया ढुलमुल रहा है। पहले पटना पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया, फिर जब प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए और वहां से मामला को हाईलाइट किया गया तो उस दबाव में एसआईटी का गठन किया बिहार पुलिस ने। हम लोगों को संतोष हुआ इस बात का कि अब एसआईटी में सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में मामला आया है और उन्होंने पहल करते हुए एसआईटी का गठन किया है, तो जरूर अब न्याय होगा और दूध का दूध और पानी का पानी साफ इसमें से निकलेगा। लेकिन एसआईटी ने भी इस पे उचित प्रोफेशनली इस पर कार्रवाई नहीं की और सुनने में आया कि एसआईटी के लोग भी जो पीड़ित परिवार है उनको ये मनाने में
बिजी रहे कि इस मामले को आत्महत्या मान लो और मामले को रफा दफा करो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एसआईटी का गठन किया जा रहा है, आप मामले के तह तक जाने के बजाय उसको आप सुलभ करने में लगे हुए हैं। रेप और हत्या एक ऐसा संगीन जुल्म है, ये व्यक्ति के खिलाफ नहीं, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट स्टेट। आप देखते होंगे कि इस तरह के मामले जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो होता है कि नाम होता है बनाम, और बनाम स्टेट ऑफ बिहार या बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो क्राइम हुआ है ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट स्टेट ऑफ बिहार है, और इसको रफा दफा नहीं किया जा सकता। अगर कोई एजेंसी इसको रफा दफा करने का प्रयास कर रही है तो बिल्कुल ही अवैधिक भी है और अनैतिक भी है। एसआईटी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत आर्टिकल 6 में यह प्रोविजन है कि राज्य सरकार जब कोई केस सीबीआई को रेफर करेगी तभी सीबीआई उस केस को ले सकती है, वरना राज्य सरकार का मतलब इस केस में बिहार पुलिस का कोई केस सीबीआई सुओ मोटो नहीं ले सकती है। इस केस में जैसा कि ट्वीट से पता चला है गृह मंत्री के कि सीबीआई को केस रेफर हो रहा है, इसका मतलब है कि राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी कि ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे और इसलिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जाए। अमूमन इस तरह के जो हत्या और बलात्कार के केसेज जो ऑर्गेनाइज क्राइम टाइप केसेज होते हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उस तरह के केसेज सीबीआई आसानी से ले लेती है। अमूमन इस तरह के केसेज लेने में वो हिचकिचाते हैं क्योंकि इस तरह की वारदातें पूरे देश में चारों तरफ होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज का भी अभाव है। लेकिन अगर ऐसा केस जो बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइमलाइट में है और जिसमें बहुत ह्यू एंड क्राई है, जिसमें आंदोलन की स्थिति है और बहुत बड़ा जनहित मुद्दा उसमें फंसा हुआ है, तो सीबीआई भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन सीबीआई से इसका लेकर कंकरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीओपीटी है उसको नोटिफाई करता है। एक बार डीओपीटी ने नोटिफाई कर दिया तो सीबीआई ने ऑफिशियली उस केस को ले लिया। फिर सीबीआई जब केस जैसे ही लेती है उस केस के उसके आधार पर एक नया एफआईआर करती है
और यहाँ से सीबीआई का जुरिस्डिक्शन उस केस पर शुरू होता है। सर पोती का पूरा ये है। देखिए, पटना पुलिस का रवैया आप लोगों को मालूम है। पटना पुलिस ने पूरी तरह से लीपापोती का प्रयास किया। एसआईटी का भी रवैया सर ने जैसा बताया आपने देखा ही। सीआईडी के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद केस सॉल्व नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री महोदय भी और गृह मंत्री महोदय भी ये पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि बिहार पुलिस इस मामले को की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये अपना फेलियर स्वयं स्वीकार करते हैं, तभी ये मामले को सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। जहां तक सीबीआई की बात है, अनेक ऐसे केसेज हुए हैं राज्य सरकारों में जिसको राज्य की पुलिस जिसका अन्वेषण करने में, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने में सफल नहीं रही है, लेकिन सीबीआई हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वो उस केस को सॉल्व करते हैं और मुजरिमों को सजा दी गई है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले हिमाचल प्रदेश का, तो अभी 2017 में एक केस हुआ था, आप लोगों ने भी सुना होगा, गुड़िया रेप केस हुआ था। उसमें भी बलात्कार और फिर बाद में हत्या हो गई थी। उस केस में भी स्टेट पुलिस ने पहले काम किया, लेकिन लोगों को संतोष नहीं था। यद्यपि कि एसआईटी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन संतोष नहीं था, तो मामला सीबीआई को रेफर हुआ और उस मामले में अभी 2025 में जनवरी में 8-10 लोगों को सजा हुई है, जिसमें पुलिस के भी एक आईजी लेवल के अधिकारी। सर, इसी सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह का भी किया था। तमाम केसेज आपके भी सामने है। सीबीआई को बचाइए, मत सीधा बोलिए कि सीबीआई इस केस को ली है, किस निचोड़ तक पहुंचेगा। देखिए, ऐसा है कि कोई भी केस, मैं कोई सीबीआई का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं केवल टेक्निकली बताना चाह रहा हूं कि कोई भी केस जितना लेट अगर सीबीआई को जाएगा तो उसके साक्ष्य को मिटने और मिटाने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। इस केस में जैसा कि सर ने बताया, 6 तारीख को लड़की का डेथ हुआ है और आज 31 तारीख है, तो 25-26 दिन बीत गए हैं और इसमें चारों तरफ जितनी एजेंसियां हैं, चारों तरफ सीन ऑफ क्राइम पे गई हैं और अनेक साक्ष्यों के साथ क्या क्या छेड़छाड़ हुई होगी, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। अगला कदम जनसुराज का क्या होगा? इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे ही सीबीआई केस रजिस्टर करेगी, पहली बात तो ये है कि राज्य सरकार की चिट्ठी के आधार पर सीबीआई केस ले ही लेगी, जरूरी नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि सरकार फिर सीबीआई को ओपिनियन लेती है और उस ओपिनियन के आधार पर निर्णय लेती है। सपोजिंग ओपिनियन ले लिया गया, पॉजिटिव ओपिनियन है और केस रजिस्टर हो गया, जिस दिन एफआईआर होगा वहां से सीबीआई का रोल शुरू होता है। तब सीबीआई वो प्रोसेस शुरू करती है कि और कोई भी एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन बाकी एजेंसी का रुक जाता है और सारे दस्तावेज, सारे जो साक्ष्य हैं, सारे रिपोर्ट्स हैं, वो सीबीआई टेक ओवर करती है। सारे साक्ष्य तो हटा दिए गए हैं, साक्ष्य तो मिल नहीं रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सर, एक सवाल भी नहीं है, सीबीआई कैसे सही से जांच कर पाएगी? तो देखिए, जो भी साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य की जो भी क्रेडिबिलिटी होगी उसके आधार पर वो जांच शुरू करेंगे। देखिए, सारे साक्ष्य नहीं हटाए जा सकते। कुछ साक्ष्य जो हैं, फॉर एग्जांपल पीएमसीएच का जो मेडिकल रिपोर्ट है, पीएमसीएच का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो है, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसी तरह से एफएसएल का जो रिपोर्ट है, इट्स ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर लड़की का बॉडी अगर नहीं, अंत्येष्टि नहीं किया गया होता तो हो सकता है कि एक बड़ा मेडिकल बोर्ड गठित करके दोबारा पोस्टमार्टम सीबीआई कराई होती और उससे कुछ और भी चीजें निकलती, लेकिन इस केस में तो वो अब संभावना नहीं है। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई चलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीएमसीएच का रिपोर्ट और एफएसएल ने दोनों ने इस चीज को सत्यापित कर दिया है कि लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ है और बाद में उसकी हत्या हुई है। इसलिए ये दोनों का केस है। सीबीआई इसके बाद अब चलेगी कि गुनहगार कौन है। तो आज जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉयडर ग्रुप को जहाँ जिस पे शंका है उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा और जो भी स्टेक होल्डर्स इस घटना से जुड़े हुए हैं, चाहे हॉस्टल संचालन के लोग हों या अस्पताल के लोग हों जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है, या वे अधिकारी जिन्होंने गुमराह करने की कोशिश किया, बचाने की कोशिश किया,
जिन्होंने पीड़ित परिवार को लोभ लालच देने का कोशिश किया, डराने की कोशिश किया, सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी और इसी के माध्यम से सीबीआई कोशिश करेगी कि गुनहगार तक पहुंचे। मैं तो ये कहूँगा कि इस स्टेज में, जिस स्टेज में ये केस है, इस स्टेज में ये बात अलग है कि बिहार सरकार की नीयत हो सकती है कि मामला बहुत पब्लिक ह्यूमन क्राइम में आ गया है, इसलिए इसको सीबीआई को दे दो। लेकिन सीबीआई ही प्रीमियर एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामला कितना हद तक सीबीआई जाएगी। कितना जा पाती है ये समय बताएगा, लेकिन प्रीमेच्योरली ये समझ लेना कि नहीं जांच होगी ये भी उचित नहीं है। सर, कल एक रिपोर्ट आई है डीजीपी की तरफ से और सीआईटी की तरफ से कि बड़ा पुराना स्पर्म है जो कपड़ा दिया गया है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, एज एडीजी हिमाचल प्रदेश, आपको एक्स एडीजी मोनिका लिवेस्की और बिल क्लिंटन का एक मामला था, आपको याद होगा, उसमें भी बड़ा पुराना केस हुआ, तो एकदम बिल क्लिंटन फंसे थे उसमें। क्या सीबीआई और सीआईडी के पास ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई किसका था, कब का था, क्यों टाला जा रहा है? देखिए, जहां तक बिहार पुलिस की बात है, आपको इनका मंशा पता है। बिहार पुलिस लीपापोती करना चाह रही है, सर ने भी बताया। लेकिन जहां तक सीबीआई की बात है, उनके पास वो प्रोफेशनलिज्म है और वो टेक्निकल नो हाउ है जिसके द्वारा जो भी स्पर्म के निशान मिले हैं गारमेंट्स में, उसके आधार पर कल्प्रिट तक पहुंचा जा सकता है। ये संभव है, ये टेक्निकली पॉसिबल है। इसलिए अभी पूरे हताशा की जरूरत नहीं है, ये मानने की जरूरत नहीं है कि इस केस में अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। उम्मीद किया जा सकता है कि अगर सीबीआई ने केस ले लिया तो जरूर कुछ इसमें से निकल के आएगा। वैसे तो राज्य सरकार की और बिहार पुलिस की मंशा बिल्कुल साफ है। ये तो अच्छा संयोग कहिए कि ये मामला प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में आया और वो जहानाबाद गए और इस मामले को आप लोगों ने भी मिलजुल कर हाईलाइट किया, तब जाके एसआईटी का गठन हुआ और मामला कम से कम इस स्टेज में आया है कि बिहार सरकार मजबूर हुई है इस मामले को सीबीआई तक। लेकिन फिर सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि यदि सीबीआई ने केस ले लिया, अभी आपने कहा कि यदि, क्या केस सीबीआई नहीं लेगी? राज्य सरकार द्वारा अगर कोई रिकमेंडेशन जाता है केस लेने के लिए, तो सीबीआई के लिए ये मस्ट नहीं है कि सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट ही करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका वजह बताता हूं। सीबीआई के पास टोटल मैन पावर ही 7,000 है, 7,000 ही टोटल है पूरे देश में। तो उनके पास बहुत बड़ा वर्क फोर्स नहीं है, इसलिए कई बार सीबीआई, हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है, हम पहले से ही ज़्यादा केसेज में कमिटेड हैं, इसलिए मना भी कर देती है। तो ये अंतर होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेफर्ड केस में। लेकिन अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा रेफर किया गया होता तो उस केस में सीबीआई के लिए मैंडेटरी होता इस केस को इन्वेस्टिगेट करना। इस केस में केंद्र सरकार सीबीआई से पूछेगी, ओपिनियन लेगी। सीबीआई अगर कहती है कि हाँ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब केंद्र सरकार इसको ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेशन का, या केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई है, केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई पर दबाव भी बना सकती है। लेकिन केवल राज्य सरकार की चिट्ठी के आधार पर सीबीआई इस केस को लेगी ही लेगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। चलिए, और कोई पूछना थैंक यू सर।